नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन अकेडमी पे। तो दोस्तों, हमने जो है अपनी पिछली क्लास में डिस्कस करी थी ड्रेनेज सिस्टम इनका गंगा नदी का। उनमें जो है गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां थी हमने ऑलमोस्ट उनको कवर कर चुका है। गंगा नदी पढ़ने के बाद जो है हम लोगों ने गंगा नदी कवर करने के बाद उनकी ट्रिब्यूटरीज उनकी सहायक नदियाँ अपना भारत के अंदर और भारत के बाहर वाली भी सहायक नदियाँ लाइक भारत के अंदर हो गई यमुना नदी, अपनी हो गई यमुना नदी, फिर हो गया गोमती नदी, गंडक नदी, घग्गर नदी, कोसी नदी, टोन नदी, सोन नदी और महानदी। ये सबको कवर करने के बाद जो है हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में एक ब्रह्मपुत्र नदी जो कि फॉरेन ट्रिब्यूटरी थी, चाइना से ओरिजिनेट होकर के बांग्लादेश में मिलती थी, तो हमने जो है अपनी पिछली क्लास में उसे भी कवर कर लिया है। तो बेसिकली देखा जाए तो अपनी जो गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, वो पूरी तरह से हो गया है कंप्लीट। तो इसके बाद जो है हम अपनी आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे पेनिनसुलर रिवर पे। किस पे दोस्तों? तो अपनी क्लास जो आज हम कंटिन्यू करेंगे पेनिनसुलर रिवर पे, प्रायद्वीपीय नदी पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पेनिनसुलर रिवर प्रायद्वीपीय नदियों पे। अगर बात करें हम पेनिनसुलर रिवर प्रायद्वीपीय नदियों, तो ये कुछ दो भाग में बटी हुई है। एक तो अरब सागर में अपना पानी गिराएगा, ऐसे ऐसे जैसे अपनी इंडिया होती है। इधर तो हो गया अरबियन सी, एक तो अरब सागर में गिराएगा और एक तो वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिराएगा। अरब सागर में एस्चुरी, अगर अरब सागर में पानी आया तो वो एस्चुरी बनाएगा, और बंगाल की खाड़ी में तो वो बनाएगा अपना डेल्टा, तो वो बनाएगा अपना डेल्टा। ठीक है, तो एक तो अरब सागर में अपना पानी गिराएगा, एक तो जो है बंगाल की खाड़ी में। तो दो तरह की है, दो डिवीज़न में होगी। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं इंडिया की पेनिनसुलर रिवर्स, तो इसको जो हम कैटेगराइज करेंगे टू टाइप्स में। एक तो जिसका ड्रेनेज पॉइंट अरब सागर होगा, और एक तो वो जिनका ड्रेनेज पॉइंट जो है वो कहाँ पे, वे ऑफ बंगाल हो। तो चलिए सब कैटेगराइज करते हैं इनको। अगर इनको सब कैटेगराइज करने की बात करें हम, तो एक हो जाएगा अपना कौन सा, एक हो जाएगा अपना अरबियन सी, अरबियन सी जिनका ड्रेनेज अगर बात करें ड्रेनेज पॉइंट, तो इनका ड्रेनेज पॉइंट हो जाएगा अरबियन सी, और उसको कहेंगे एस्चुरी, एस्चुरी कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो पानी अपना वे ऑफ बंगाल में ड्रेन करे, कहाँ पे, वे ऑफ बंगाल में, वो बनाएगा डेल्टा। तो ये कुछ दो टाइप में ये सब कैटेगराइज्ड हो गई। एक तो अरब सागर में पानी गिराएगा और दूसरा जो है वे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराएगा। ठीक है दोस्तों, वे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, कुछ नदियों के साथ। सबसे पहले नदी जो हम सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहला नदी चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, दामोदर नदी से शुरू करते हैं। दामोदर रिवर, दामोदर नदी से शुरू करते हैं। तो अपना सबसे पहला नदी हो गया दामोदर, दामोदर से ही शुरू करते हैं दोस्तों। तो अगर बात करें हम दामोदर नदी, ये दामोदर नदी जो है ये पलामू हिल्स, छोटा नागपुर का पठार मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, छोटा नागपुर का पठार। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसके बीचों बीच होते हुए जो है दामोदर नदी गुजरती है, और आगे चल के गंगा की सहायक नदी, गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली नदी में मिलकर अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है, मैंने आपको बताया था। तो ये जो दामोदर नदी है ये कहाँ पे, तो छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार यानी कि झारखंड में बहती है, और ये पलामू हिल्स से जो है ओरिजिनेट होती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ पे, कहाँ से उद्गम होता है इनका, तो पलामू हिल्स से, ओरिजिनेट्स फ्रॉम पलामू हिल्स, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू, कौन सा, प्लेट्यू, छोटा नागपुर के पठार से जो है PLATEAU, छोटा नागपुर के पठार से जो है, यानी कि जो कि झारखंड है, यहाँ ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इसकी मेन अगर बात करें तो आप बस इतना याद रखो, इतना पता रहना चाहिए आपको कि यह पलामू हिल से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, उद्गम होता है इनका। अगर इनके लेंथ के बारे में हम बात करें
कि भाई साहब इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई बैठती है 592 किलोमीटर के आसपास। कितने? 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। अब बात करें भाई साहब ये बहता कैसे है, तो ये अपने छोटा नागपुर का पठार है, ये गंगा नदी है, इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली नदी, और ये ऐसे दोनों को बांटते हुए रांची और झारखंड बांधते हुए जा करके हुगली नदी में मिलेगा। तो ये देखो वेस्ट से कुछ ईस्ट की ओर नहीं बहते हुए दिख रहा है, वेस्ट से ईस्ट की ओर बहते हुए दिख रहा है ना, तो हम इस नदी को, दामोदर नदी को बोलेंगे ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर विच ज्वाइंस हुगली। किसको ज्वाइन करता है बाद में चल के? हुगली को ज्वाइन करता है, और बंगाल के खाड़ी में अपना पानी, वे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती है। ठीक है, तो ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर, दामोदर नदी कैसी है, तो यह पूर्व की दिशा में बहने वाली नदी है, फ्लोइंग रिवर विच ज्वाइंस, जो किसको ज्वाइन करता है? ज्वाइंस हुगली, हुगली एंड ड्रेन, एंड और अपना पानी कहाँ गिराती है? ड्रेन इट्स वाटर इनटू वे ऑफ बंगाल। जो ये जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, जो आगे चल के हुगली नदी को ज्वाइन करती है, हुगली नदी में मिलती है, और फिर जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में जो है गिराती है। ठीक है, ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर विच ज्वाइंस हुगली एंड ड्रेन इट्स वाटर इनटू द वे ऑफ बंगाल। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है दामोदर नदी, जो कि पलामू हिल्स से ओरिजिनेट होती है, छोटा नागपुर के पठार झारखंड से, जिसकी लेंथ 592 किलोमीटर की पड़ती है, जो पूर्व की ओर बहती है। आगे चल के जो है ये पूर्व की ओर बहने के बाद आगे चल के बांग्लादेश से पहले हुगली नदी को ज्वाइन करती है। हुगली नदी को ज्वाइन करने के बाद जो है इन दोनों की कंबाइंड स्ट्रीम जो है, कंबाइंड धारा मिलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ड्रेन कर देती है। ठीक है, ड्रेन कर देती है। अब बात करें कि दामोदर नदी की जो फ्लो है, दामोदर नदी की जो फ्लो है, ये एक रिफ्ट, एक वैली का निर्माण करती है, फ्रांस घाटी का निर्माण करती है। अभी मैंने बताया दामोदर नदी, दामोदर रिवर, दामोदर नदी फ्लोइंग इन इट्स फॉल्ट और रिफ्ट, रिफ्ट बोल लो या फिर फॉल्ट बोल लो, रिफ्ट वैली किस में बहती है, तो ये अपनी फ्रांस घाटी में बहती है। कहाँ पे? तो छोटा नागपुर के पठार के बीच, इन मिडल ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर के पठार के बीच बहती है। एंड देन जॉइंस हुगली, एंड देन जॉइंस हुगली, किसको? उसके बाद जो है ये हुगली में मिलती है, हुगली नदी में। ये ऐसे छोटा नागपुर का पठार है, ये बीच से जाएगा, कहाँ से? ये एकदम बीचों बीच जाएगा सेंटर से। और ये कहाँ से बात करें अगर ओरिजिनेट हुआ, तो ये ओरिजिनेट होता है पलामू से, पलामू हिल्स से। ठीक है, और ये एकदम से गया और यहाँ से ये एक नदी आ रही है। ठीक है, ये जो नदी है ये है हुगली। ये कौन सी नदी है? हुगली। ये गया दामोदर, दामोदर, दोनों की कंबाइंड धारा कहाँ जाएगी? तब जाएगा ये वे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये है पूरा का पूरा छोटा नागपुर का पठार, ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर का पठार है। लिख ही देता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है। अब होता क्या है, जब ये छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच जब जाती है ये दामोदर नदी जब छोटा नागपुर के पठार को के बीच जाती है, तो एक घाटी का निर्माण करती है। ये ना बीच में गड्ढे से हो जाते हैं, तो यहाँ पे घाटी का निर्माण होता है। इस घाटी का, इस वैली का क्या नाम है? इस वैली का नाम हुआ दामोदर वैली। दामोदर वैली ये दामोदर रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। कौन से? दामोदर रिफ्ट वैली, दामोदर भ्रांस घाटी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें या क्वेश्चन बने आपका
कि छोटा नागपुर के पठार से जो दामोदर नदी निकलती है और जिस घाटी का निर्माण करती है छोटा नागपुर के पठार में, उस घाटी का क्या नाम है? तो उस घाटी का नाम है दामोदर रिफ्ट वैली, दामोदर भ्रांत घाटी। ठीक है, दामोदर भ्रांत घाटी। ठीक, ये दामोदर भ्रांत घाटी हो गई। अब क्या होता है ये ना बीचों बीच काट दिया, एक घाटी का निर्माण कर दिया, दो टुकड़े में हो गए ना, एक तो ये एक तो ये। तो इन दोनों का नाम अलग अलग हो जाता है। एक तो हो जाता है ऊपर वाला हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, और नीचे वाला हो जाता है रांची का पठार, नीचे वाला हो जाता है रांची का पठार। तो हजारीबाग और रांची का पठार का निर्माण करता है दामोदर नदी, आपको छोटे नागपुर के पठार को काटने के बाद, क्या काटने के बाद। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अगर बात करें कि ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये है कहाँ, तो ये लोकेट कहाँ है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया के पास लोकेट करता है। उसमें से जो वेस्ट मिनरल्स और वाटर्स होते हैं वो इंडस्ट्री से, कारखाने से जो आते हैं, वो सीधे सीधे दामोदर नदी में ही ड्रेन कर दी जाती है, दामोदर नदी में छोड़ दी जाती है, दामोदर में नदी में छोड़ दी जाती है। जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो दामोदर नदी की पानी है वो बहुत ज़्यादा एकदम से प्रदूषित हो गया है। इसमें जो जलीय जीव जंतु होते हैं ना उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो मैक्सिमम केस में तो क्या होता है कि मर चुके हैं, मैक्सिमम केस में तो मर चुके हैं। और दामोदर नदी को बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी एक्वास्टिक लाइफ होती है ना, एक्वास्टिक एनिमल्स, जो जलीय जीव जंतु, वो पूरी तरह से मर चुके हैं, कुछ नहीं बचा। तो हुआ क्यों ऐसा? तो ये जो दामोदर नदी है और ये जो छोटा नागपुर का पठार है एकदम इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड है, जिसके वजह से क्या होता है कारखानों फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी आता, केमिकल्ड पानी, मिनरल पानी, मटेरियल वेस्ट, सारी चीज़ें वो सारी दामोदर नदी में छोड़ दी जाती है, जिसके वजह से एक्वेस्टिक लाइफ जो है वो पूरी तरह से दामोदर नदी की डिस्टर्ब हो चुकी है। और इसीलिए दामोदर नदी को जो है बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहा गया है। तो अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी मैं लिख देता हूँ कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू is located near industrial area। कहाँ पे? तो ये इंडस्ट्रियल एरिया के पास लोकेट करती है। सो दैट द वेस्ट वाटर और मटेरियल्स कमिंग फ्रॉम, कहाँ से? कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री डायरेक्टली ड्रेन्ड इनटू दामोदर, दामोदर नदी में जो है इसको ड्रेन कर दिया जाता है। ड्यू टू विच दामोदर रिवर बिकम वेरी polluted, due to which Damodar river became very polluted, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। and aquatic animals मतलब होता है समुद्री जीव जंतु, समुद्री या फिर जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो सारी, और ओशियनिक एनिमल्स होते हैं उसे समुद्री कहते हैं, एक्वेस्टिक मतलब वही पानी में रहने वाला। तो जो एक्वेस्टिक एनिमल्स हैं वो क्या हुआ कि इसमें मिलते ही नहीं है, मर चुके हैं। तो कहाँ से मिलेंगे? आर नॉट फाउंड इन दिस रिवर, नहीं मिलते हैं। ड्यू टू विच, इसी के वजह से, ड्यू टू विच, इसी के कारण दामोदर नदी को, दामोदर रिवर इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल हजार्ड, इसीलिए दामोदर नदी को जो है बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा गया है। क्या? डेजर्ट, बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा गया है दामोदर नदी को। क्यों कहा गया है? क्योंकि छोटा नागपुर का पठार इंडस्ट्री के पास स्थित है, और इंडस्ट्री से जो गंदे कचरे सारे आ रहे हैं वो सीधे ही जो है दामोदर नदी में छोड़ दिए जाते हैं।
अब दामोदर नदी में सीधे छोड़ दिए जाते हैं वो कचरे, तो होगा क्या, वो केमिकल वाला जो सब कचरा है वो नदी में रहने वाले जीव जंतु को के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, वो जीव जंतु मरने लगे। धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि सारे ही जीव जंतु ऑलमोस्ट सारे मर चुके हैं और नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। अब वहाँ पे जो है किसी भी प्रकार से कोई भी एक्वेस्टिक एनिमल्स यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, जिसके वजह से जो है दामोदर नदी को बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा गया है। बायोलॉजिकल डेजर्ट, जैविक मरुस्थल इसको हिंदी में कहते हैं, जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, अगर एक ऐसे एग्जाम्पल की बात करें तो जमशेदपुर 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 आपको याद होगा कि जो टाटा की स्टील फैक्ट्री जो सबसे पहला कहाँ लगा था, तो आपकी टाटा की स्टील फैक्ट्री सबसे पहले जमशेदपुर में लगी थी। आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़ें। तो एक तो हो जाता है अपना जमशेदपुर। तो अगर बात हम करें जमशेदपुर की भी, तो जमशेदपुर जो है ना एक मेजर सिटी है, एक मुख्य शहर है झारखंड की, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर। जमशेदपुर मेजर सिटी ऑफ झारखंड। झारखंड की एक प्रमुख शहर जमशेदपुर जो है इज लोकेटेड नियर और ऑन द बैंक ऑफ स्वर्ण रेखा रिवर। तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो है ये स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर, जो कि झारखंड की सबसे मुख्य शहर में से एक माना जाता है। अगर बात करें कि ये जो दामोदर नदी है इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरो ऑफ बंगाल। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ कि फ्लड के वजह से जो है डैम को कुछ प्रॉब्लम हुई थी और वो पानी जो है कुछ ज़्यादा ही बंगाल के एरिया में जाने लगता है। थोड़ी सी भी अगर बारिश हुआ, अगर फ्लड हुआ तो बंगाल पूरी तरह से डूब जाता है। इसलिए जो है बंगाल के आज शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी को। अच्छा, हमने आपको दामोदर रिफ्ट वैली पर आया ये चीज़ बताया। इसके बारे में थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट DVP के नाम से जाना जाता है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट DVP ये है क्या? 1948 में आया था। कब आया था अगर बात करें तो 1948 में आया था। 1948 में आया था। तो ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है 1948 में आया था। ये किस लिए चालू करी गई थी? तो ये फ्लड कंट्रोल करने के लिए, इरिगेशन यानी कि आपके खेती बाड़ी करने के लिए, बिजली बनाने के लिए और कुछ नेविगेशन रास्ता दिखाने के लिए भी इसको लॉन्च किया गया था। वॉज लॉन्च्ड। तो किस लिए अगर बात करें तो लॉन्च्ड फॉर फ्लड कंट्रोल। अभी बताया ना कि बंगाल का शोक कहा जाता है। फ्लड कंट्रोल के लिए लॉन्च किया गया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाने के लिए यूज़ करा गया था, लॉन्च किया गया था। अरे यार एक मिनट दोस्तों। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए लॉन्च किया गया था। इरिगेशन खेती बाड़ी के लिए लॉन्च किया गया था। नेविगेशन रास्ते के लिए भी, रास्ते दिखाने के लिए भी इसको लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ मेजर रीजंस थे जिसके वजह से जो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। 1948 में फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए और कुछ नेविगेशन के लिए जो इसको लॉन्च किया गया था। आगे चल के क्या हुआ कि ये ना दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा मैनेज किया गया। किसके द्वारा? तो मैनेज्ड बाय DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन।
कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा जो है इस दामोदर वैली प्रोजेक्ट को जो है मैनेज किया गया। अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स बनाए गए हैं, बांध बनाए गए हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना तिलैया डैम, तिलैया बांध, वो इसी पे स्थित है। तिलैया बांध हो गया आपका, मैथुन बांध हो गया, पंचेत बांध हो गया, कोनार बांध हो गया। 2-3 नाम आप याद कर लो इनके। अगर इम्पोर्टेंट डैम्स के बारे में अगर बात करें हम लोग, इम्पोर्टेंट डैम्स दामोदर नदी की इम्पोर्टेंट डैम्स के बारे में बात करें तो एक तो सबसे पहले आ जाता है अपना तिलैया, जो कि इम्पोर्टेंट है, तिलैया डैम। दूसरा अगर आपको पता रखना है तो कोनार लिख लीजिए, कोनार डैम। ये कुछ 2 इम्पोर्टेंट जो है मुख्य और प्रमुख बोल सकते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट डैम्स है, ये कुछ महत्वपूर्ण डैम्स है, बांध है जो दामोदर नदी पे बनाया गया है। इम्पोर्टेंट डैम जैसे तिलैया डैम हो गया और कोनार डैम हो गया, इन दोनों बांध को यहीं पे बनाया गया। अगर बात करें अब थोड़ी सी इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में, इनकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो एक तो आ जाता है बराकर, कौन सा, एक तो आ जाता है बराकर नदी, जो कि इसकी सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है, बराकर। और फिर आ जाता है अपना कोनार। ये कोनार जो डैम बनाया गया है ना, दामोदर नदी की सहायक नदी कोनार नदी पे बनाया गया है, तो एक तो हो जाएगा कोनार और तीसरा हो जाएगा अपना बोकारो। कौन सी, बोकारो। तो ये 3 कुछ इम्पोर्टेंट इसके सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ, दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरी है, बराकर, कोनार और बोकारो, बराकर, कोनार और बोकारो। ठीक है दोस्तों, ये इनकी सहायक नदियाँ। चलिए एक बार थोड़ी सी रिपीट भी कर लेते हैं कि मैंने क्या बताया। दामोदर नदी की अगर बात करें तो चालू कहाँ से होता है, तो ये ओरिजिनेट होता है, उद्गम होता है पलामू हिल्स से, जो कि छोटा नागपुर के पठार में पड़ता है, और छोटा नागपुर का पठार खुद झारखंड में पड़ता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 592 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और ये बहता है कहाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है, तो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर माना जाएगा ये। आगे चल के ये हुगली से मिल जाता है, हुगली से मिलने के बाद अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ड्रेन कर देता है। ठीक है, अब ये जो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से बीचों बीच होकर के गुजरती है, छोटा नागपुर के पठार को 2 भाग में बांट देती है। एक तो हजारीबाग का पठार हो जाता है, दूसरा रांची का पठार हो जाता है, और इसके वजह से जो है छोटे नागपुर के पठार को जो काट करके बहता है, एक घाटी का निर्माण करता है, उसको कहते हैं दामोदर वैली या फिर दामोदर रिफ्ट वैली, दामोदर भ्रांस घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दामोदर भ्रांस घाटी के नाम से जाना जाता है। अब दिक्कत क्या है इसमें कि ये जो है छोटा नागपुर का पठार, ये स्थित कहाँ पे है, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो फैक्ट्री से, कारखाने से गंदे पानी और कचरे जो आते हैं वो सीधे ही जो है दामोदर नदी में छोड़ दिए जाते हैं, जिसके वजह से क्या हुआ कि दामोदर नदी में रहने वाले जलीय जीव जंतु जो है, एक्वेस्टिक लाइफ, एक्वेस्टिक एनिमल्स, वो डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, उनकी ना धीरे धीरे करके डेथ होने लगी। बाद में कुछ समय चल के जो है क्या हुआ कि पूरी तरह से जो है वो समाप्त हो गया, किसी भी प्रकार से इसमें जो है एक्वेस्टिक लाइफ जो है, जलीय जीव जंतु नहीं देखने के लिए मिलता है, जिसके वजह से जो है दामोदर नदी को बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहा जाता है, जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करा जाए कि पेनिनसुलर प्लेट्यू की ऐसी कौन सी रिवर है जिसे जो है जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, तो वो है अपनी दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी। उसके बाद आता है अपना एक जमशेदपुर, जो सबसे फेमस सिटी के लिए जाना जाता है। टाटा की जो सबसे पहली फैक्ट्री स्टील की थी वो जमशेदपुर में लगी थी। ठीक है, तो जमशेदपुर जो कि एक फेमस सिटी है झारखंड की, यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, और जिसे जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। आगे देखिए, फिर जो है दामोदर, हमने रिफ्ट वैली पढ़ा, उसके बारे में देख लेते हैं कि इस पर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे। 1948 में इसको लॉन्च किया गया था, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया गया था, और आगे चल के जो इसको मैनेज किया था दामोदर वैली कॉरपोरेशन वालों ने। किसने? दामोदर वैली कॉरपोरेशन वालों ने इसको मैनेज किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मेंशन करने के बाद, वो स्टडी करने के बाद इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। जैसे फ्लड कंट्रोल को रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाने के लिए, इरिगेशन खेती के लिए, और नेविगेशन
रास्ता के लिए लॉन्च किया गया था। आगे चल के ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा मैनेज किया गया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स बनाए गए, जैसे तिलैया डैम हो गए और कोनार डैम हो गए। कोनार डैम जो है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि अपनी ट्रिब्यूटरी किसकी, दामोदर नदी की एक सहायक नदी है कोनार नदी, उसी नदी पे ये कोनार डैम बनाया गया जिसके वजह से ये फेमस है। और फिर अपना हो गया तिलैया डैम, तिलैया बांध। अगर इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो एक तो आपका बराकर नदी हो जाएगी इसकी, जो कि मेन ट्रिब्यूटरी है। फिर कोनार किस लिए फेमस है, मैंने अभी आपको बताया, कोनार नदी पे एक कोनार डैम, कोनार बांध बना है जिसके लिए फेमस है। फिर है अपना एक बोकारो नदी। तो बराकर, कोनार और बोकारो नदी, ये 3 नदियां हैं, इनकी सहायक नदियों के रूप में काम करते हैं। ठीक, ये जो 3 नदियां इनके सहायक नदियों के रूप में काम करते हैं। अभी जो झारखंड जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, अभी चलिए थोड़ी सी इसके बारे में भी जो है बात कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी कौन सी नदी, तो थोड़ा सा इसकी स्वर्ण रेखा नदी के बारे में भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। स्वर्ण रेखा नदी हेडिंग डाल लेंगे, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा रिवर, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी के बारे में चलिए थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अभी सबसे पहले पॉइंट तो यही लिख दीजिए कि जमशेदपुर, जब हमने ऊपर पढ़ा ही है तो लिख लेंगे ना, जमशेदपुर मेजर सिटी ऑफ झारखंड, मेजर सिटी ऑफ झारखंड इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। तो जमशेदपुर जो कि झारखंड की सबसे मुख्य शहर है, वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें हम कि स्वर्ण रेखा नदी, ये जो नदी है ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से इनका उद्गम होता है, तो ये शुरू होती है, इनका उद्गम होता है रांची के पठार से। कहाँ से, रांची के पठार से। ऑरिजिनेट नियर रांची प्लेट्यू इन झारखंड। तो ऑरिजिनेट्स नियर रांची प्लेट्यू, कहाँ से, तो रांची के पठार से, ऑरिजिनेट्स नियर रांची प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, रांची के पठार से जो है इनका उद्गम होता है। और रांची का पठार, छोटा नागपुर के पठार को 2 भाग में बांटा, ऊपर हजारीबाग नीचे रांची, तो इससे जो है ये ऑरिजिनेट होता है। ठीक है, तो नियर रांची के पठार से जो है, रांची के पठार के पास से जो है इनका उद्गम होता है। और इनकी लेंथ की बात करें, दामोदर की लेंथ थी 592 थी ना, दामोदर की लेंथ थी 592 किलोमीटर। और स्वर्ण रेखा की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 395 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 395 किलोमीटर की लेंथ पड़ती है स्वर्ण रेखा नदी की। ठीक, और ये पेनिनसुलर रिवर है। कैसा, पेनिनसुलर, प्रायद्वीपीय नदी है। मेनली जो है ये मुख्यतः ये भरी रहती है जब बारिश होता है। मेनली ये कब भरी रहती है, लबालब भरी रहती है जब बारिश होता है। तो ये ऐसा पेनिनसुलर रिवर है, ये ऐसा पेनिनसुलर रिवर है जो which is loaded with water ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो ये जो है ना बरसात के मौसम में जो है पूरी तरह से भरी रहती है, बारिश का पानी से भर देता है। और ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कैसा, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। ये भी जो है पूर्व की दिशा में बहती, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। अगर ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है तो पानी कहाँ ड्रेन करेगा, तो पानी अपना ड्रेन करेगा बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, जितने भी ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है सब के सब बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ड्रेन करेगा। तो बंगाल की खाड़ी में पानी अपना ड्रेन कर देता है। कहाँ पे, तो कीर्थानिया पोर्ट उड़ीसा के पास। अगर इसकी लोकेशन की बात करें, पानी जहाँ ड्रेन करता है तो उसका लोकेशन पड़ता है कीर्थानिया पोर्ट उड़ीसा। उड़ीसा में एक पोर्ट पड़ता है, एक बंदरगाह पड़ता है कीर्थानिया नाम का। उड़ीसा में एक बंदरगाह पड़ता है कीर्थानिया नाम का। उसी बंदरगाह के पास जो है ये स्वर्ण रेखा नदी अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में
गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी जो है ड्रेन करती है। कीर्थानिया नाम की एक बंदरगाह है उड़ीसा में, और उद्गम कहाँ से होती है, तो रांची के पठार के पास से उद्गम होता है, ठीक है। और ये पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली नदी है। देखो अगर बात करें ये किस किस राज्य से होकर के गुजरती है, फ्लो थ्रू विच स्टेट, फ्लोज थ्रू स्टेट्स की बात करें, किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो सबसे पहले तो ये झारखंड, रांची यानी कि झारखंड, सबसे पहले रांची लिख लेते हैं, रांची यानी कि झारखंड, यहाँ से तो ये उद्गम हुआ। फिर ये वेस्ट बंगाल में चला जाएगा, वेस्ट बंगाल में आने के बाद फिर ये उड़ीसा में आ जाएगा, और फिर जो उड़ीसा में आने के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ड्रेन कर देगी। तो झारखंड के बाद आया ये पश्चिम बंगाल के बाद आएगा ये उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद ये अपना पानी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देगा, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देगा। अच्छा, इसका नाम क्या है, स्वर्ण रेखा, इसका नाम है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा मतलब क्या, लाइन ऑफ गोल्ड, क्या, लाइन ऑफ गोल्ड मतलब सोने की लाइन, स्वर्ण रेखा सोने की लाइन ऑफ गोल्ड कहा गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ गोल्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, गोल्ड पार्टिकल्स आर फाउंड, यहाँ पे ना कुछ सोने की छोटी छोटी एकदम से बारीक सी जो है टुकड़े मिलते हैं यहाँ पे, किसमें, तो बालू में, सैंड में, बजरी में, जिसको कहते हैं ना बालू, रेता, तो वो रेता बालू में मिलता है, सैंड में मिलता है। गोल्ड पार्टिकल्स आर फाउंड इन सैंड, इसलिए ये जो सोने के कुछ कणस मिलते हैं यहाँ पे बालू में, इनके बालुओं में, इनके जो क्या कहते हैं उसको, अवसाद में क्या मिलते हैं, अवसाद में इनके अवसाद में मिलते हैं कुछ सोने के कण, छोटे कण, जिसके वजह से इसको लाइन ऑफ गोल्ड कहा गया है, और इसी लाइन ऑफ गोल्ड के वजह से इसका नाम पड़ा है स्वर्ण रेखा। क्या, स्वर्ण रेखा। क्यों, अब यहाँ पे गोल्ड के टुकड़े क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये ना कुछ इंडस्ट्रियल एरिया और माइनिंग एरिया से होते हुए फ्लो होती है। गोल्ड पार्टिकल्स आर फाउंड बिकॉज, क्योंकि इट फ्लोज थ्रू सम इंडस्ट्रियल एरिया एंड माइनिंग एरिया। माइनिंग मतलब क्या होता है कि खादान होता है जहाँ से चीज़ें माइन करके निकाली जाती है, जैसे होता है कोल माइनिंग, KGF सबसे बड़ी गोल्ड KGF अपनी जो सबसे बड़ी गोल्ड की माइनिंग एरिया है वो है अपनी KGF। उसी प्रकार से ये कुछ माइनिंग और इंडस्ट्रियल एरिया से होकर के गुजरती है। अब माइनिंग एरिया से होकर के गुजरती है, जिसके वजह से क्या होता है, सोने के कुछ छोटे पार्टिकल्स जो है इस नदियों के अवसादों में मिल जाते हैं, और ये जो है एक सोने की लाइन जैसे दिखने लगता है, जिसके वजह से इसका नाम पड़ा स्वर्ण रेखा। क्या, स्वर्ण रेखा, समझ में आया। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा स्वर्ण रेखा, और ये सीधे जो है अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ड्रेन करती है। इट ड्रेन्स इट्स वाटर डायरेक्टली इनटू वे ऑफ बंगाल, इट ड्रेन्स इट्स वाटर डायरेक्टली इनटू वे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी में जो है ये अपना पानी सीधे ही ड्रेन करती है, अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट ही ड्रेन करती है, सीधे ही अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ड्रेन करती है, बीच में कुछ भी नहीं, किसी से कोई मिलना नहीं, डायरेक्ट अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में ड्रेन कर देगी। अगर बात करें इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में, अगर इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात करें तो इसकी सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है खारकई नाम की एक नदी है, खारकई रिवर, जो इसकी सबसे मेन ट्रिब्यूटरी के रूप में जानी जाती है। खारकई हो गई, दूसरा होता है कांची, खारकई के बाद कांची रिवर, 2 हो गया, और तीसरा है अपना खारकई भी है और कारकई भी है, कंफ्यूज नहीं होंगे, खारकई और कारकई
दोनों ही जो है सहायक नदियाँ किसकी है, तो स्वर्ण रेखा की है, स्वर्ण रेखा की। और इसमें एक चीज़ और कंफ्यूज कर सकता है आपको कि पूछ दे कि स्वर्ण रेखा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, तो वो है खारकई, KHA, खारकई रिवर, कारकई नहीं। अगर दोनों ऑप्शन में है ना, तो अगर पूछे मुख्य सहायक नदी तो वो खारकई है, KHARKAI, खारकई, कारकई नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई कुछ सहायक नदी, खारकई, कारकई और कांची नदी। चलिए इसकी कुछ डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। मान लेते हैं हमने ये अपनी हो गई स्वर्ण रेखा नदी, कहाँ से उद्गम हुआ, तो रांची प्लेट्यू से, रांची प्लेट्यू से इनका उद्गम हुआ। और यहाँ आगे चल के, थोड़ी दूर आगे चल के इनसे मिल जाएगी कांची नदी, ये मिलेगा कांची नदी, तो ये हो गई कांची नदी। फिर जो है थोड़ी दूर आगे चल के इनसे मिल जाएगा एक नदी कारकई नदी, ये हो जाएगी कारकई रिवर। अब थोड़ी दूर और चल के इनसे एक और नदी मिल जाएगा, और वो नदी सबसे मुख्य है, तो वो है खारकई नदी, खारकई नदी सबसे मेन ट्रिब्यूटरी, खारकई नदी। तो सबसे पहले कांची मिल लिया, फिर कारकई मिल लिया, फिर खारकई मिल लिया। और ये कौन सी नदी है, तो ये अपनी मेन स्वर्ण रेखा नदी, ये अपनी मेन स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, और ये पानी कहाँ जाएगा, तो ये पानी जाएगा वे ऑफ बंगाल में, वे ऑफ बंगाल में, बंगाल के खाड़ी में पानी जाएगी। ठीक है, और इधर से एक और नदी आती है, मिलती है, वो है दुलांग नदी। कौन सी, तो ये एक और नदी आएगा, इनसे मिलेगा, ये है दुलांग नदी, दुलांग नदी। तो दुलांग नदी भी स्वर्ण रेखा नदी से मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 इनके इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थे, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है खारकई नदी, खारकई नदी, फिर आ जाएगा कारकई नदी, फिर आ जाएगा कांची नदी, और जो है सबसे लास्ट में आ जाएगी अपनी दुलांग नदी। और बात करें अगर इसकी, तो ये तो हो गई अपनी स्वर्ण रेखा रिवर। ठीक है, ये हो गई अपनी स्वर्ण रेखा रिवर। तो हमने जो है 2 पॉइंट्स, 2 टॉपिक्स, 2 रिवर कवर कर ली। पहला तो हमने दामोदर नदी कवर कर ली, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू की रिवर थी, जो छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटता है। ऊपरी वाला भाग हजारीबाग, नीचे वाला भाग जो है रांची का पठार बन जाता है, जिसमें एक घाटी का निर्माण होता है, दामोदर रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को जो है बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहते हैं। इनका उद्गम जो है पलामू हिल्स से होता है, जो कि छोटा नागपुर के पठार में। इसकी लेंथ 592 किलोमीटर की है। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके बात करें तो इसमें दामोदर वैली प्रोजेक्ट चलाया गया था 1948 में। आगे चल के इसको दामोदर वैली कॉरपोरेशन हैंडल करेगा, और इसको लॉन्च किया गया था फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए और कुछ नेविगेशंस के लिए। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स थे, तिलैया डैम्स और कोन्नार डैम। और ट्रिब्यूटरी की बात करें तो बराकर हो गया, कोन्नार और बोकारो जो नदी थी, कुछ इनकी मुख्य सहायक नदियों के रूप में काम करते थे, जिसमें सबसे सुप्रीम, सबसे हेड, सबसे मुख्य, सबसे मेन जो ट्रिब्यूटरी थी वो थी बराकर नदी। फिर उसके बाद हमने देखा स्वर्ण रेखा नदी, उसके बाद हमने देखा स्वर्ण रेखा नदी, जो कि रांची के प्लेट्यू, रांची के पठार के पास से इस उद्गम होता है इनका, झारखंड में। इसकी लेंथ 395 किलोमीटर, और जो है ये झारखंड से उद्गम होकर के, झारखंड से होते हुए जो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से होते हुए जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ड्रेन करता है। और बंगाल की खाड़ी में जो अपना पानी ड्रेन करता है उड़ीसा में, वो कीर्तना जो है बंदरगाह, वहाँ पर ड्रेन करता है, कीर्तना बंदरगाह के पास, कीर्तना बंदरगाह के पास से जो है अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ड्रेन करता है। इसका नाम स्वर्ण रेखा इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो नदी है कुछ जो है उद्योग से होते हुए, कुछ उद्योग वाले एरिया, इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एरिया से होते हुए, कुछ माइनिंग एरिया से होते हुए गुजरती है, जिसके वजह से जो है इनके अवसादों में कुछ छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिनके वजह से एक सोने की स्वर्ण लाइन बन जाती है, जिसकी वजह से इनका नाम स्वर्ण रेखा पड़ा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई। और ये अपना पानी जो है सीधे ही वे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, किसी की सहायता से नहीं, डायरेक्टली ड्रेन करते हैं। और इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हो जाते हैं, जैसे खारकई हो गया, कारकई हो गया, कांसी हो गया, और कुछ दुलांग हो गई, जिसमें सबसे मेन जो ट्रिब्यूटरी है वो हो जाएगी कारकई। तो ये थी अपनी दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ,
अगर आपको जो है इस वीडियो में किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी हो या कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर से ही अपना डाउट अपने कमेंट सेक्शन में लिखें। हम जो है उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो डाउट्स है, जो भी डाउट्स है, उसे सॉल्व किया जाए और जो सॉल्व करके आपको उसकी लेक्चर वीडियो जो है मिल जाएगी। और अगर आपको दोस्तों इसकी रिटर्न नोट्स चाहिए तो हमारी एक टेलीग्राम चैनल है आपके परिवार के नाम से ही, स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी के नाम से। आप चाहे तो उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपनी रिटर्न नोट्स जो है प्रिंटेबल फॉर्मेट में डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं या तो पीडीएफ भी रख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।